गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चैप्टर को आगे पढ़ाते हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब के बारे में। परासरण दाब के बारे में अपने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसका डेरिवेशन टाइप लिखा था कि परासरण दाब जो है वो कितना कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना होता है। तो हमने लिखा था कि पाई इक्वल्स टू सी आर टी इंटू आई, जहां सी कंसेंट्रेशन है, आर गैस कांस्टेंट हो गया, टी टेम्परेचर हो गया और आई अपने पास वन हाफ फैक्टर जिसको हमने कैलकुलेट करना सीख लिया है। हम अपने इक्वेशन साइड में आपको कल करवाया था, ठीक है। अगर नहीं करवाया तो आज अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो भाई, अपने पास एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बोर्ड पे लिख रहा हूं। हम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट, ऑस्मोटिक प्रेशर आप ध्यान रखना भाई, मैं परासरण दाब को ही कह रहा हूं, ठीक है। परासरण दाब हमें कैलकुलेट करना है। मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर। हाँ भाई, क्वेश्चन आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है वो देखो कि NaOH के 0.1 मोलर तथा 100 ml के विलयन को KOH के 2 मोलर तथा 400 ml में मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाता है। तो जो विलयन बना है उसका हमें परासरण दाब ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो आंसर किस तरीके से होगा, अपने पास सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। तो देखो भाई, हमें जो विलयन बना है उसका परासरण दाब निकालना है। तो इस विलयन के अंदर अपने पास क्या है, दो कंपोनेंट है ना। तो उन दोनों का हमें क्या करना है, परासरण दाब निकालना है। तो परासरण दाब के लिए अपने पास क्या अप्रोच होगी, ऐसे लिख सकते हैं क्या कि परासरण दाब जो NaOH का है उसका प्लस परासरण दाब KOH है उसका, दोनों का निकाल के हम दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो लास्ट एक क्वेश्चन शायद मैंने करवाया था, उसके अकॉर्डिंग हमने परासरण दाब कैलकुलेट किया था, जिसके अंदर क्या था, CRT इंटू आई से कैलकुलेट किया था, जहां C सांद्रता थी, R अपने पास गैस नहीं था, ठीक है। ये जो आंसर है आपको मैं लिखता हूं यहां पर, R तथा T में ज्ञात करो। मतलब आपको R और T की वैल्यू नहीं दी गई है, आप R और T के डायरेक्टली वैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो निकालते हैं। तो हमें क्या करना है, NaOH वाले में क्या करें भाई, इस वाले विलयन की हम क्या करें भाई, पाई निकाल ले और इस वाले का भी परासरण दाब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो भाई, इसके लिए हम क्या करें, CRT इंटू आई। तो क्या है ऐसे C1 I1 RT तो पूरे विलयन के लिए एक ही रहेगा, तो वो चेंज होना नहीं है, तो वो हो गया NaOH के लिए, प्लस C2 RT I2 ये हो गया अपने पास KOH के लिए, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, I1 I2 C1 C2, ठीक है। तो देखो भाई, C1 की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, पहली चीज तो ये C1 के लिए आपको 0.1 दे रखा है और इसके लिए 0.2। तो अगर आपने C1 के जगह 0.1 और C2 की जगह आपने 0.2 लिख दिया तो आंसर आपका वहीं पर ही गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि साथ में आपको विलयन का सॉल्यूशन का आपको क्या दिया गया, वॉल्यूम भी दे रखा है, ठीक है। तो अगर अपने पास वॉल्यूम जो है यानी आयतन जो है वो अगर परिवर्तित होता है तो सांद्रता भी परिवर्तित हो जाती है, जिसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, NaOH के मोल निकाल लेते हैं डिवाइडेड बाय कुल वॉल्यूम कर देते हैं। तो NaOH के मोल कैसे निकालोगे, सांद्रता इनटू आयतन, तो कितना हो जाएगा भाई, 0.1 इनटू 100 10 मिलीमोल, ठीक है ना। तो ये आया अपने पास 10, ये तो आ गया मोल्स ऑफ NaOH। और आपको आयतन लिखना है, आयतन आप लिखोगे पूरे विलयन का, कितना होगा 100 प्लस 400 500 ml। देखना एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर आपके पास मिलीमोल आए हैं, ठीक है। मिलीमोल को कन्वर्ट कर लो आप किसमें, मोल में। तो क्या करें, 1000 का भाग लगा देते हैं। ये आयतन है आपके पास किसका, विलयन का, कितना है 500 ml, इसको कन्वर्ट करते हैं लीटर में। तो क्या करें, 1000 का भाग लगा दो, तो 1000 से 1000 वापस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। C आ गया और RT बाद में लिख देंगे, यहां लिखता हूं मैं R और ये T। I की वैल्यू बताओ कितनी होगी, I के लिए अपने पास NaOH एक प्रबल विद्युत अपघट्य होता है, इसमें जितने आयन बनेंगे उतने ही उसके I की वैल्यू। तो इसके आयन जो है वो बनेंगे 2। कैसे, तो आपको बताना नहीं चाहिए मेरे को, आपको पता होना चाहिए ये चीजें कि भाई Na प्लस में टूटेगा और OH माइनस बनेगा। तो 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं प्रबल विद्युत अपघट्य, जितना N होता है उतना ही I होता है। तो मैंने I = 2 लिख दिया डायरेक्ट।
मैंने आपको बोला था आई कैलकुलेट करना कोई भारी चीज नहीं है, एकदम इजी है, बिना आप पेन चलाए आप कैलकुलेट कर सकते हो। प्लस ये तो हो गया NaOH के लिए, प्लस कर देते हैं C2 के लिए क्या करेंगे, जो अपने पास KOH है उसके मोल निकाल लेते हैं, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, ये हो गया 80 हो गया, क्या 80, तो ये हो गया आपके पास 80 मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो मिलीमोल्स को मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप मान सकते हो कि मिलीमोल को आपने मोल में कन्वर्ट कर दिया है, और ना करो तो चलेगा क्योंकि आयतन से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इनटू I2 इसका भी 2 होगा और ये RT, तो बस आपको RT कॉमन लो और ये वैल्यू फाइंड करो। तो ये हो गया आपके पास 160, तो ये हो गए, और 20 भी हो गए, तो 160 प्लस 20 180, 180 डिवाइडेड बाई 500 इंटू RT, ये इसका पाइनेट आएगा। ठीक है, अब अगर तीसरा भी बताया गया है तो आप उसको भी इसमें साथ ऐड कर सकते हैं। वापस बता देता हूं, NaOH का हमने KOH का, NaOH और KOH का हमने पराशर दाब निकालना है। कैसे निकालना है, C1 RT I1, तो C1 निकाल लिया, RT से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम इसमें, और हम दोनों को क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। ठीक है, फटाफट राइट डाउन करो। KOH के लिए भी लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर K प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा, तो ये आंसर है भाई इसका। ठीक है, फटाफट राइट डाउन करो। देखो ये जो क्वेश्चन था जो अभी आपने किया, उसका आपको मैं आप एक अल्टरनेट और बता रहा हूँ, वो अल्टरनेट है वो आप कहीं पर भी लगा सकते हो। अल्टरनेट मतलब इसका एक दूसरा और तरीका है सोल्व करने का, जो आप लगा सकते हो, अगर आप कहीं फंस जाओ तो आप उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अल्टरनेट अतिरिक्त आंसर किस तरीके से होगा, अल्टरनेट देखो भाई, हमने क्या किया था, सॉल्यूशन जो था, जो विलियन बना था, उस विलियन के अंदर प्रत्येक का हमने पराशर दाब निकाला था। प्रत्येक मतलब NaOH और KOH। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि NaOH और KOH के अलावा कुछ और अप्रोच बनाते हैं कि भाई विलियन के अंदर जो चीजें प्रेजेंट है उन सब का हम क्या करें भाई, पराशर दाब निकाल लें। तो विलियन के अंदर मैं फिलहाल NaOH और KOH ना मान के मैं क्या मान रहा हूं कि जो अपने पास ये विलियन है, पानी में डाला है तो Na प्लस OH माइनस पड़ा रहेगा, K प्लस और OH माइनस पड़ा रहेगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं Na प्लस का पराशर दाब निकालूं, K प्लस का पराशर दाब निकालूं, OH का पराशर दाब निकालूं, और तीनों को क्या कर दो भाई, जोड़ दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कुल पराशर दाब आ जाएगा। ठीक है, तो अप्लाई करके देखते हैं। तो देखो अल्टरनेट है जो कि आपको पता होना चाहिए भाई, क्योंकि कई बार अपने पास कुछ और टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें हम ये अप्लाई कर सकते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। तो पाई ड्यू टू यानी पराशर दाब Na प्लस का प्लस पराशर दाब K प्लस का प्लस पराशर दाब OH माइनस। ठीक है, इसके लिए आपको बेसिक मोल कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए थोड़ा सा, तो वो देखो क्या है। इसके लिए देखता हूं क्या हम C1 RT I1 Na प्लस के लिए लिखते हैं, प्लस C2 RT I2 K प्लस प्लस C3 RT I3 OH माइनस के लिए। ठीक है भाई, अब पहली चीज तो ये I1 I2 I3 को कंप्लीट सोल्व करने वाले हैं। Na प्लस जो है ये अब ब्रेक तो होने वाला है ना ही जुड़ने वाला, ये एक्वस फॉर्म में जलीय अवस्था में पड़ा है, ये पड़ा रहेगा। तो मतलब क्या हो, ये ना तो टूट रहा है ना संगुणित हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये अब इसका अल्फा जो है वो कितना हो गया, 0, ये अनअपघट्य की तरह काम करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, आई अल्फा 0 तो I इक्वल्स टू 1। अब ये और अधिक नहीं टूटने वाले, कोई सा भी नहीं टूटने वाला, इन सब के लिए I की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1। समझो, वापस बता रहा हूं, NaOH क्या था, NaOH जो था वो Na प्लस OH माइनस दो में टूट रहा था, लेकिन Na प्लस जो है कहीं पर भी टूटने वाला नहीं है। तो जैसा है वैसा का वैसा ही विलियन के अंदर पड़ा रहेगा। तो जैसा पड़ा रहेगा देन अल्फा 0 I इक्वल्स टू 1, वैसे अपने पास K प्लस पड़ा रहेगा, वैसे अपने पास OH माइनस पड़ा रहेगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी I1 I2 I3 है वो हो गए 1। मैं लिख देता हूं यहां पर I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3 इक्वल्स टू 1। क्लियर। अब आगे चलते हैं, C1 C2 C3 पे चलते हैं। ठीक है,
यानी Na प्लस की सांद्रता निकालनी है, K प्लस की निकालनी है और OH माइनस की निकालनी है। इसके लिए मैं इधर आ रहा हूँ। NaOH जो है वो Na प्लस और साथ में OH माइनस। मैं आपको टाइम लगा के बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा बड़ा नहीं है। तो NaOH के मोल कितने थे भाई? अभी आपने लिखा था, मैंने मिटा दिया। 0.1 into 100 यानी 10 मिलीमोल थे उसके, 10। ठीक है, ये पूरा का पूरा वियोजित हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या, ये कंप्लीटली हो जाएगा 0। ये 10 मोल बन गए और इसके भी 10 मोल बन गए। ठीक है भाई, KOH ये टूटेगा K प्लस और साथ में OH माइनस। इसके कितने थे? 80 मिलीमोल, जो कि पूरे के पूरा वियोजित होगा और 80 मोल इसका बन जाएगा और 80 मोल इसका बन जाएगा। तो आपके पास सबके मोल मिल चुके हैं। ठीक है, Na प्लस के, और आपके पास आयतन 500 ml है ही, तो हम सांद्रता निकाल सकते हैं। तो क्या करें, अब आगे बढ़ते हैं। मोल आ गया आपके पास 10, आयतन आपके पास पता है 500 ml, ये तो हो गया C। ठीक है, I आपके पास 1 था और ये कर दिया मैंने RT, ये हो गया Na प्लस का। सिंपल है एकदम, ज्यादा कुछ खास बड़ी बातें नहीं है। ठीक है, K प्लस के लिखते हैं, K प्लस के मोल हो गए आपके पास 80 डिवाइडेड बाई 500, ये तो हो गई इसकी सांद्रता। I1 था ही तो हमने साथ में कर दिया RT और ये आ गया K प्लस का। ठीक है, प्लस NaOH की सांद्रता निकालनी है, तो NaOH के कुल मोल बटे कुल आयतन। तो NaOH के कुल मोल कितने हैं? 80 और 10 90, टोटल ऐड कर लेना जो कि विलियन के अंदर अवेलेबल है। तो ये हो गया आपके पास 90 डिवाइडेड बाई 500 इनटू RT, ये हो गया आपके पास OH माइनस की। ठीक है, तो R और T तो हो गया कॉमन, उसको ले लो कॉमन, बाकी सबको ऐड कर दो। तो कितने हो गए? 10 90 90 90 180, तो ये आ गया आपके पास 180 डिवाइडेड बाई 500 इनटू RT। क्या? ठीक है, बाई, तो पीछे वाले से मैच कर रहा है, तो आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हो। इसको बताने का मतलब जो था मेरा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिखो फटाफट। तो आपके सामने मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, उसको ध्यान रखना भैया। देखो वो नोट क्या है कि जैसे मान लो आपने अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए थे, जैसे NaOH और KOH आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब देखो मैंने क्या लिखा है कि यदि 2 या 2 से अधिक क्रियाकारी, यानी जो आपस में क्या करें कि भाई आपने क्या किया, एक तो आपने ले लिया जैसे मान लो आपने कुछ अम्ल और एक आपने क्षार ले लिया और दोनों की अभिक्रिया हो गई, तो वो क्रियाकारी हो गए। तो 2 या 2 से अधिक क्रियाकारी पदार्थों को मिलाने से, ठीक है, क्रियाकारी पदार्थ मिलाए और उनके मिलाने से अवक्षेप का निर्माण हो गया। ठीक है, अवक्षेप का निर्माण होता है, तो उस अवक्षेप का जो परासरण दाब है वो शून्य होता है। ठीक है, तो देखो फटाफट लिखो, 2 या 2 से अधिक क्रियाकारी पदार्थों को मिलाने से यदि अवक्षेप का निर्माण होता है तो उस अवक्षेप का अपरासरण दाब शून्य होता है। तो आपको मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं साथ में, तो क्वेश्चन लिखो आप, फटाफट लिखवा देता हूं आपको। 200 ml 0.1 मोलर BaCl2 को 100 ml 0.1 मोलर AgNO3 के साथ मिलाया जाता है, तो प्राप्त विलयन का परासरण दाब ज्ञात है। वापस रिपीट कर देता हूं, 200 ml 200 ml और 0.2 मोलर BaCl2, ठीक है, इसको मिलाया जाता है 100 ml 0.1 मोलर AgNO3 के साथ। तो जो विलयन बना है इन दोनों के मिलाने से, उसका परासरण दाब निकालना है। ठीक है, तो देखो भाई इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये कुछ चीजें आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले अभिक्रिया लिखते हैं। देखो किस तरीके से, BaCl2 प्लस AgNO3 दोनों को मिला दिया, तो बना अपने पास BaNO3 प्लस AgCl। ठीक है, प्लस AgCl, ये आपके पास सॉल्यूशन लिख रहे हो। ठीक है भाई,
अब देखो आपको क्या बताया कि जो AgCl होता है ये एक सफेद कलर का अवक्षेप होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसके नीचे बस ये लिख रहा हूँ सॉलिड। सॉलिड यानी सॉलिड का मतलब अवक्षेप बन गया और ये नीचे की तरफ बैठ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसका तो परासरण दाब लेना ही नहीं है, जो बाकी बच गए उनका लेना है। अब देखो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो यूज कर सकते हो आप। देखो भाई BaCl2 के मोल्स कितने हैं, मल्टीप्लाई करके आगे आपके पास 40। सबसे पहले आप इस रिएक्शन को बैलेंस करो। 2 Cl है, ये कर दिया 2 और ये कर दिया 2 और ये HNO3 ऐसे नहीं लिखोगे, NO3 और प्लस, क्योंकि Ba पे +2 चार्ज होता है, ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया अब संतुलित है, ठीक है। तो 40 मिलीमोल इसके हो गए, HNO3 के कितने हो गए 10 मिलीमोल हो गए, ठीक है। अब देखो ये AgCl को आप सबसे पहले अलग निकाल लो कि कितने मोल AgCl बनेगा। उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों में आप क्या करो, सीमांत अभिकर्मक निकालो। तो ये आया आपके पास सीमांत अभिकर्मक। सीमांत का मतलब कैसे है कि भाई ये जो है ये अभिक्रिया में खत्म हो जाएगा, ये खत्म होगा तभी तो ये बनेगा, ठीक है ना। ये कितना बनेगा हम इसको निकाल लेते हैं। तो देखो 40 ये 10 मिलीमोल है, इसके 10 से ये कितना बनेगा, सीमांत ये है तो पूरी अभिक्रिया को ये ही हैंडल करेगा। तो देखो इसके 2 मोल से इसके 2 मोल बन रहे हैं, तो 10 मोल से कितने बनेंगे भाई, 10 मोल बन गया, ठीक है। 10 मिलीमोल, 10 मिलीमोल ये AgCl बन गया। तो देखो इसके 10 मोल में ये कितना खत्म होगा भाई, ठीक है। और ये भी पता लगाना है कितना बनेगा। तो देखो इसके 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, 2 से 1 बन रहा है, तो 10 से कितना बनेगा भाई, 5 मिलीमोल, ठीक है। अब आगे देखते हैं ये कितना खत्म होगा, ये भी तो अभिक्रिया करेगा, ये कितना खत्म होगा। 2 मोल को 1 मोल की जरूरत पड़ रही है, तो 10 मोल को कितने की जरूरत पड़ेगी भाई, 5 की। तो 40 - 5 बच गए आपके पास 30, ये लिखता हूं 35 मिलीमोल। और ये क्या हो गया, पूरा का पूरा खत्म, सीमांत है, खत्म हो गया, ठीक है। इसके आगे आपको क्या करना है, इसके आगे आप प्रत्येक को आप क्या करो, मोल्स जो है आपने निकाल लिए, ये आपको माइनस करना है। अब आपको देखना क्या है कि आपके पास विलियन में आपके पास ओनली ये बचा है जो परासरण दाब लगा सकता है, ठीक है। और एक ये बचा है जो परासरण दाब लगा सकता है, ये तो खत्म हो गया, इसका परासरण दाब 0। तो हम विलियन इनके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो इन दोनों का अपने पास देखो क्या क्या है। अब आप देखो भाई इसके मोल्स गिवन है, आपको टोटल वॉल्यूम गिवन है। तो देखो तरीका बता देता हूं आपको, पाई नेट जो है वो किस किस का निकालोगे, पाई BaCl2 प्लस पाई BaNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसका सांद्रता इंटू RT इंटू I, इसकी सांद्रता इंटू RT इंटू I। तो आप इसकी सांद्रता कैसे निकालोगे, इसके मोल बटे कुल आयतन। इसके मोल कितने हैं, 35 बटे आयतन कितना हो गया 300। I कितना होगा भाई, BaCl2 3 में टूटेगा कि भाई Ba+2 और 2 Cl- के तो 3 हो गए, तो ये हो गया I3 इंटू RT प्लस ये देखो इसके मोल्स कितने हैं 5 डिवाइडेड बाई 300 इंटू ये कितने में टूटेगा, ये भी 3 में इंटू RT, ठीक है भाई। तो आंसर अपना कितना आ गया भाई, ये हो गया 105 और ये हो गया 15, 105 और ये हो गया 20, 130 बटे 300 इंटू RT, ये आएगा आपके पास फाइनेट, ठीक है। इसमें आप 3 RT और 300 को आप कॉमन ले लो, 3 RT को कॉमन ले सकते हो वैसे आप, ठीक है। और बाकी सब आप निकाल लो आंसर, ये हो गया 105, ठीक है भाई। या इस तरीके से आंसर, या फिर अपने पास क्या है, इसको आयन में अगर तोड़ो आप तो आयंस के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या मिलेगा भाई, अपने पास विलियन में केवल ये है और ये है, तो वही आयंस वाला देखो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करना। मैं आपको बता देता हूं कि भाई Ba+2 मिलेगा और साथ में 2 Cl- बनेंगे, इसके थे 35 मोल, ठीक है। जो पूरे के पूरे ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेक तो पूरे होंगे क्योंकि ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, प्रबल विद्युत घटक है, तो ये पूरा का पूरा गया। आयनों में टूटेगा तो हम आयनों की बात कर रहे हैं, तो कितना बचेगा भाई 35, तो ये हो गया और 70 ये हो गया,
ठीक है। दूसरा अपने पास BaNO3 होल ट्वाइस, ये कितने में टूटेगा, Ba+2 में और 2 मोल ऑफ NO3 -2, ठीक है भाई। तो ये है इसके 35, सॉरी इसके है 5, ये पूरा का पूरा ब्रेक होगा, तो ये कितना हो गया 5 और ये हो गया 10। आपके पास आयंस आ गए, इन सब में आपका क्या करोगे, सबका Ba का आप निकालोगे तो क्या करोगे, 35 और 5 40, 40/300। तो अब 5 से बदलता हूं मैं, 40/300 प्लस Cl के कितने हो गए 70, तो ये 70 आ गए, 70 डिवाइडेड बाय 300 प्लस NO3 कितना हो गया 10/300। इनमें आपने मान लो जैसे RT कॉमन ले लिया भाई, तो ये आएगा आपके पास, ऐड करो, देखिए ये आ गया 130 आ रहा है, 130/300 इंटू RT, ठीक है भाई। इस तरीके से आपके पास वैल्यू आंसर सेम रहेंगे। तो आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को। देखो क्या है अगला जो पॉइंट अपने पास, वो है गैसों की द्रव्य विलेयता, जिसे हम हेनरी का नियम कहते हैं कि जो गैसें होती है उनको अगर द्रव में मिलाया जाए तो वो किस प्रकार घुलेगी, कितनी मात्रा होगी, किन किन चीजों पर निर्भर करती है और उसके क्या क्या एप्लीकेशन होंगे उनकी बात करते हैं। तो वो सारी चीजें समझाई गई अपने पास हेनरी के नियम के द्वारा। तो अपने पास हेनरी का नियम क्या चीज है वो देखते हैं। जैसे हेनरी का नियम, उससे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक चीजें बताता हूँ। जैसे मान लो कि आप गैसों के द्रव में विलेयता पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब ये होगा जो अपने पास कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे लिम्का और थम्स अप वगैरह ना, जितनी भी अपने पास कोल्ड ड्रिंक्स होती है, उन कोल्ड ड्रिंक में अपने पास जो गैसें मिक्स होती है वो किस प्रकार मिलाई जाती है, क्यों मिलाई जाती है ना, उन सब के बारे में स्टडी करना है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया आपको बेसिक चीजों से रिलेट करवा के बता दिया मैंने, अब उन्हीं के बारे में स्टडी करना है। तो उसको समझने के लिए अपने पास जो लॉ गिवन है वो है हेनरी का नियम। तो उसको डील करते हैं। देखो क्या कह रहा है, किसी नियत ताप पर, तापमान नियत होना चाहिए, किसी नियत ताप पर गैसों की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में जो विलेयता है वो क्या होगी, द्रव की सतह पर लगने वाले दाब के समानुपाती होता है। मतलब कि कोई गैस जो है वो किसी द्रव के अंदर कितनी घुलेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, द्रव की सतह पर लगने वाले दाब के ऊपर। तो जितना ज्यादा दाब होगा उतनी ही ज्यादा गैस जो है वो द्रव के अंदर घुलती हुई जाएगी। तो ठीक है भाई, यानी दाब जो है वो मात्रा को डिफाइन कर रहा है। अब आपको विलेयता का मतलब पता होना चाहिए क्या है। अभी मैंने बोला कितनी गैस है जो द्रव के अंदर घुल जाएगी, यानी कितनी मात्रा घुलेगी, यानी द्रव की कितनी मात्रा घुलती है। यानी विलेयता का मतलब क्या है, आपको गैस का भार निकालना है कि कितने ग्राम गैस है वो द्रव के अंदर घुल चुकी है। ठीक है, वैसा विलेयता वैसा कुछ नहीं है कि भाई कुछ अलग से कुछ पॉइंट है, बस वही गैस की मात्रा है, कितने ग्राम गैस जो है वो द्रव के अंदर घुल चुकी है, उसी को ही विलेयता कहते हैं। जितनी ज्यादा मात्रा घुलेगी गैस की विलेयता उतनी ही अधिक होती है। ठीक है ना। अगर कोई ए और बी आपके पास दो गैसें हैं, ठीक है, ए जो है वो कम घुल रहा है, बी है वो कम घुल रहा है, तो जो बी है वो ज्यादा घुल रहा है, तो जो कम घुल रहा है उसकी विलेयता कम है इसलिए वो कम घुल रहा है, बी ज्यादा घुल रहा है क्योंकि उसकी विलेयता ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहां तक हम पहुंचे। अब स्टेटमेंट को हम थोड़ा पढ़ते हैं आगे कि गैसों की विलेयता, आपको पता है विलेयता यानी द्रव्यमान यानी मास जो है वो किसके समानुपाती होगा, वो समानुपाती होगा दाब के। ठीक है, तो क्या मैं इसको m जो है समानुपात या डायनेमिक कोई नियतांक का, जिसको मैंने लिख दिया kh, जहां kh है वो क्या है, हेनरी नियतांक। हेनरी नियतांक, ठीक है भाई। ये हेनरी नियतांक जो है वो प्रत्येक गैस के लिए भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे, अभी यहां तक लिखो, फिर उसके बाद में आपको हेनरी नियतांक पहले कंप्लीट करके उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, यहां तक लिखो। तो देखो हेनरी नियतांक kh जो है वो क्या होगा, अलग अलग गैस के लिए अलग होगा पहली बात तो। ठीक है, हर एक गैस के लिए अलग अलग होगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि प्रत्येक गैस की जो प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है। सेकंड पॉइंट मैंने ये लिखा है, यह गैस तथा द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो गैस जिस प्रकार की होगी उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा भाई, उसकी kh का मान होगा। ठीक है, अब अपने पास क्या है, इसको थोड़ा लोग को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लो आपने
एक गैस को एक ही विलायक के अंदर दो अलग अलग दाब के मानों पर आपने घोला है तो किस तरीके से विलेयता प्रभावित होगी। ठीक है, तो पॉइंट बना के लिखना, यदि एक गैस को दो भिन्न भिन्न दाब पर एक ही विलायक में घोला जाए तो विलेयता का मान। ठीक है भाई, एक गैस को दो भिन्न भिन्न दाब पर एक ही विलायक में घोला जाए तो उसकी विलेयता का मान। ठीक है भाई, जैसे समझना कि P1 दाब जो था उस P1 दाब पर हमने क्या किया, गैस को अगर घोला तो उसकी M1 मात्रा गैस के अंदर घुल गई, तो M1 इक्वल क्या लिखोगे आप, गैस इनटू P1। वही घुली हुई मात्रा जो है दाब के समानुपाती है, तो M1 इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1, KH आ गया नियतांक। ठीक है, अब ये नियतांक जो है उसी गैस तो हमने चेंज करी नहीं, तो KH का मान चेंज नहीं होगा। अब हमने क्या करा, जो दाब था उसको मैंने चेंज कर दिया, P2 कर दिया, ये P2 दाब कर दिया, तो उसकी जो घुलनशीलता यानी विलेयता है वो परिवर्तित हो जाएगी, उसको लिख दिया मैंने M2। KH में चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो अपने पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आएगा आंसर M1 डिवाइडेड बाय M2 इक्वल्स टू P1 डिवाइडेड बाय P2, जहां P1 P2 गिवन रहेंगे, M1 गिवन होगा, आपको M2 फाइंड करना है। तो ये आंसर रहेगा अपने पास जब एक ही गैस को एक ही विलायक के अंदर दो भिन्न भिन्न दाब पर मिलाया जाए। ठीक है, फटाफट लिखो, एक पॉइंट और लिखते हैं, इसको लिख लिया, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे फिर हम। दूसरा पॉइंट है, यदि दो या दो से ज्यादा अक्रियाशील गैस को समान विलायक में घोला जाए, समान ही विलायक में क्या करा हमने, घोला है, तो उसकी विलेयता किस प्रकार होगी। जैसे एक गैस को हमने घोला, ठीक है, समान विलायक चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो पानी के अंदर आप एक बार NaCl मिला रहे हो, एक बार आप KOH मिला रहे हो, तो उसकी विलेयता किस, सॉरी बोल दिया मैंने, NaOH KOH गैस नहीं है। ठीक है, ऐसे पानी के अंदर आप एक बार CO2 मिला रहे हो और एक बार आप पानी के अंदर आप O2 मिला रहे हो, और क्या होगा भाई, उसकी विलेयता किस प्रकार कितनी होगी। ठीक है, तो देखते हैं ये किस प्रकार होगा, इसको हम निकालेंगे आंशिक दाब के रूप में। ठीक है, तो जैसे मान लो जो दो नॉन रिएक्टिव है ना, उसको मैंने ले लिया A एंड B, A और B आपके पास दो अलग अलग नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं जो अभिक्रिया नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो किस तरीके से होगा, M1 जो है वो बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P1 के बराबर, यानी PA लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके पास M2 जो होगा वो किसके समानुपाती होगा, PB के। ठीक है, इसके लिए आप क्या लिखोगे, M1 बराबर KH PA, M2 बराबर KH PA, यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, दो भिन्न भिन्न गैसों का अब आप क्या कर सकते हो, इसमें आप अनुपात लेके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ मुख्य बिंदु लिखते हैं भाई इसके, जो आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि इन पे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं भाई। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दाब बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है, या पढ़ चुके हो क्या, कि भाई जैसे ये अपने पास लिक्विड की सरफेस, इस हाथ से नीचे क्या है, सारा का सारा लिक्विड है, ऊपर गैस है। आप क्या करो, गैस को अगर आपको इसमें लिक्विड करना है, ऊपर से दाब लगाओगे, तो दाब लगाने से विलेयता बढ़ती है। पहला पॉइंट ये याद रखना आपको कि दाब बढ़ाने से गैस की विलेयता द्रव के अंदर बढ़ती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ताप बढ़ाने से विलेयता घटती है। ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा भाई, गैसों की गतिशीलता बढ़ेगी, विलेयता घटेगी। ताप बढ़ाने से विलेयता घटती है, दूसरा पॉइंट। ठीक है, इस यही कारण होता है। ये आप एक अलग से क्वेश्चन, आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले वो क्या होता है, इसी कारण क्या होता है कि जैसे मान लो कि जो गर्म पानी होता है, गर्म पानी के अंदर जो जलीय जंतु होते हैं वो सर्वाइव यानी
अपना जीवन ज्यादा टाइम के लिए नहीं रह सकते, जीवित नहीं रह सकते उसके अंदर, ठीक है ना। कि जलीय जंतु गर्म पानी के अंदर जीवित क्यों नहीं रह सकते, इसका कारण यही होता है। देखो क्या कारण है इसका, ये तो मैंने बता दिया कि पानी, ये वो लॉजिक नहीं है कि पानी गर्म लगता है, ये लॉजिक नहीं है। इसका लॉजिक क्या होता है वो देखो। जलीय जंतु क्या होते हैं कि जो पानी होता है उसके अंदर ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है उसको लेते हैं अपने साथ, ब्रीथ करते हैं, यानी सांस के साथ जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसको ग्रहण करते हैं, ठीक है। लेकिन जब तापमान बढ़ेगा तो तापमान बढ़ने से गैस O2 जो गैस है उसकी H2 के अंदर विलेयता वो घट जाती है। यानी मतलब ये कि जो समुद्र का या जो पानी है उस पानी के अंदर क्या होगा, तापमान बढ़ने से ऑक्सीजन गैस जो है वो वातावरण में मिश्रित हो जाती है ना। यानी पानी में से निकल के वो वातावरण में चली जाती है। अगर पानी के अंदर वो ऑक्सीजन अगर नहीं है तो जीव जंतु सर्वाइव यानी जीवित नहीं रह सकते, ठीक है भाई। तीसरा पॉइंट कि कोई जो द्रव है आपके पास, शुद्ध द्रव, जैसे मान लो जल है, उस जल के अंदर आपने कोई विद्युत अपघट्य पहले से ही डाला हुआ है, ठीक है। एक कंटेनर आपके पास ए है, एक आपके पास बी है। ए के अंदर आपने क्या करा, पहले से कोई विद्युत अपघट्य रखा हुआ है, बी के अंदर आपके पास शुद्ध पानी है। तो आप ए के अंदर आप क्या कर रहे हो, गैस मिला रहे हो, इस शुद्ध पानी के अंदर भी आप गैस मिला रहे हो। तो ए के अंदर जो पानी की जो गैस की जो मात्रा है वो कम घुलेगी, किसकी तुलना में, शुद्ध जल के अंदर जो मात्रा घुलेगी। जैसे मान लो इसके अंदर जो गैस घोल रहे हो आप तो 5 ग्राम घुल गई, लेकिन इसके अंदर ज्यादा घुलेगी, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम ज्यादा घुलेगी, क्योंकि इसके अंदर विद्युत अपघट्य उपस्थित है। तो तीसरा पॉइंट ये है, यदि किसी द्रव में कोई विद्युत अपघट्य उपस्थित है तो गैस की विलेयता शुद्ध द्रव की तुलना में कम होती है, ठीक है। फटाफट लिखो। इसी में एक पॉइंट और होता है, ये तो था विद्युत अपघट्य के रेस्पेक्ट में। एक विद्युत अनअपघट्य और होता है जिसमें केवल एक ही उदाहरण अपने पास कि जो शुगर होती है, चीनी, ठीक है ना। चीनी की उपस्थिति में गैस की जो विलेयता होती है वो कम होती है। अगर शुद्ध जल के अंदर आपने चीनी घोली हुई है तो चीनी घोलने से गैस, घुलने वाली जो गैस की मात्रा है वो कम हो जाती है शुद्ध जल की तुलना में। 3 पॉइंट है, फटाफट लिखो। लास्ट पढ़ते हैं, लास्ट इस पॉइंट को अलग और एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल पे चलेंगे। तो देखो अपने पास दैनिक जीवन में विलेयता का क्या उपयोग है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला उपयोग, जो आप कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वाटर जो पीते हो आप, है ना, उनके बारे में, कि जो अपने पास इनको बोलते हैं कार्बोनेटेड ब्रीवेजेस, ठीक है ना, कार्बनिक पेय पदार्थ, ठीक है ना। जो कार्बनिक पेय पदार्थ है इनके अंदर क्या होता है, जो गैसें होती है वो मिलाई जाती है। जैसे अपने पास सोडा वाटर बनाते हैं तो H2O के अंदर CO2 गैस मिलाई जाती है, ठीक है। अब CO2 गैस मिलाने से क्या होता है कि CO2 गैस की जो विलेयता होती है वो किस प्रकार होती है, ठीक है ना। तो जो अपने पास ये कोल्ड ड्रिंक, शीतल पेयजल होते हैं उनके अंदर CO2 गैस मिलाई जाती है। मिलाई क्यों जाती है, ताकि ये उसका जो अपने पास जो पेय पदार्थ है उसका टेस्ट है वो बदला जाए, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग बनाया जाए। तो वो विलेयता जो होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, लगने वाले दाब पर। जो CO2 गैस के अंदर CO2 गैस जो होती है वो द्रव के अंदर मिलाई जाती है, उसको अति उच्च दाब पर मिलाया जाता है। तो पहला पॉइंट आप ये लिखो, शीतल पेय पदार्थ जैसे सोडा में CO2 गैस को अति उच्च दाब पर मिलाया जाता है, अति उच्च दाब पर मिलाया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखना। दूसरा पॉइंट अपने पास ये होता है कि जो समुद्र के अंदर जो गोताखोर होते हैं वो अपने पीछे एक सिलेंडर डाल के लेके जाते हैं। वो सिलेंडर जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम गैस मिलाई जाती है, ठीक है ना। वो किस प्रकार, जैसे जैसे आप क्या करते हो, समुद्र के अंदर गहराई में जाते हो तो आपके ऊपर लगने वाला जो दाब होता है वो बढ़ जाता है। तो दाब बढ़ने के कारण गैस जो है उस सिलेंडर के अंदर वो क्या हो जाती है, वो अपने पास सांस के साथ आने लग जाती है अंदर, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, सिलेंडर को लेकर जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आप लिख लेना, समुद्री गोताखोर अधिक गहराई में उतरने के लिए हीलियम, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के मिश्रण का सिलेंडर साथ लेके जाते हैं ताकि गहराई में सांस लेने में दिक्कत ना हो, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी है अपने पास कि हीलियम गैस क्यों मिलाई जाती है। देखो क्या होता है, जैसे जैसे आप गहराई में उतरते हो तो उससे क्या होता है, दाब बढ़ता है।
दाब बढ़ने से क्या होता है कि अपना जो शरीर है वो कंप्रेस होने लगता है। तो कंप्रेस होने से क्या होता है कि अपने पास कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है फैटल, जैसे कोई अंदर नसें फट सकती है, ठीक है ना। तो नसों का फटने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर हीलियम गैस मिलाई जाती है, और ये जो हीलियम गैस होती है ये नाइट्रोजन को डाइल्यूट यानी तनु करने के काम आती है, ठीक है। तो आप ये पॉइंट क्वेश्चन के फॉर्म में लिख सकते हो। क्वेश्चन लिख लो कि समुद्री गोताखोर ऑक्सीजन के सिलेंडर में हीलियम गैस क्यों मिलाते हैं? इसका आंसर लिखना, हीलियम गैस के कारण नाइट्रोजन गैस तनु हो जाती है, जिससे नसों के फटने का डर कम रहता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखना। थर्ड पॉइंट अपने पास कि ऊंचाई पर जाने से ऑक्सीजन की कमी होने लगती है ना, उसके बारे में लिखो। अति उच्च स्थान पर ऑक्सीजन की कमी के कारण, अति उच्च स्थान पर ऑक्सीजन की कमी के कारण श्वास लेने में दिक्कत उत्पन्न होती है, क्योंकि श्वास लेने में दिक्कत उत्पन्न होती है क्योंकि ऊंचाई पर गैस ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम होती है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम होती है, जिससे O2 गैस का आंशिक दाब कम होता है, अतः सांस लेने में दिक्कत उत्पन्न होती है। अगर गैस का लिखो पहले देखो, अगर अपने पास ऑक्सीजन गैस का जो आंशिक दाब है वो कम होगा तो अपने शरीर में घुलने वाले ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या होगी, कम, इसलिए सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। जो हम देखो क्या होता है कि ऑक्सीजन जो गैस है वो डायरेक्टली क्या होता है, ब्लड के अंदर घुलती है, यानी द्रव हो गया लिक्विड, ब्लड हो गया लिक्विड, और गैस हो गई O2 जो कि उसके अंदर मिलती है। तो अगर मिलेगी कब, जब दाब अधिक होगा। दाब तो ऊपर जाने में क्या होता है, कम होता जाता है, ऑक्सीजन गैस का दाब धीरे धीरे कम होता जाता है, तो ब्लड के अंदर जो O2 गैस घुल रही है उसकी मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम, सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। ये हो गया अपने पास इसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक पॉइंट और बचेगा, उस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए बाय।